हाँ चलो बातचीत है। क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल में बोल रहा है कि वो क्या है, एक बार पढ़। अरे बाप रे, कहाँ से लग गया। जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है सब। क्या बोल रहा है सवाल में? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ aqueous solution having of non-electrolyte having osmotic pressure 2 atm at 300 Kelvin, kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole। ठीक है ना? क्या निकालना है अपने को? फ्रीजिंग पॉइंट। और क्या दिया हुआ है अपने को? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है यहाँ पे? दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, एक तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी और एक डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को साथ में यूज किया है। ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है? मोलैरिटी को क्या एज्यूम करना है? मोलैलिटी मतलब C इज इक्वल टू क्या मानना है? M। तो अपने को डेल्टा टी एफ फाइंड करना है, ये फाइंड करना है अपने को, है ना? तो यहां से अपन क्या करेंगे? C निकाल करके यहां पुट कर देंगे। एक तरीका ये है करने का, है ना? दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उसमें अपने को C निकालना ही नहीं पड़ेगा। सबसे बढ़िया आप क्या करो, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, इसको डिवाइड कर दो पाई इज इक्वल टू सी आर टी से, तो एम और सी कट जाएगा। अब अपने को निकालना ही नहीं, खत्म हो गया किस्सा। ठीक, डेल्टा टी एफ पाई का वैल्यू कितना दिया है भैया? 2 इज इक्वल टू के एफ हो गया 1.86। अच्छा, आर की वैल्यू एटीएम में, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.0821 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300। ठीक, इसको पुट कर दो उधर। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, देखना भैया ये दो डेसिमल्स है, ये हट जाएगा, यहां आ जाएगा 8.21 इंटू 3। ठीक, 3 के टेबल में कटता नजर आ रहा है मेरे को। हाँ, कितना हो जाएगा? 0.62, 0.62 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8.21। डेसिमल हटा दो, 62 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 821। 62 कितना हो जाएगा? 124 डिवाइडेड बाय 821। अब 821 का टेबल आता ही है, आप लोगों को सिखाया मैंने, है ना? तो क्या हो जाएगा? 124 डिवाइडेड बाय 821। बोलो भैया जाएगा क्या? नहीं, कितने टाइम जाएगा बोलो? तो 821 वन जा कितना हो गया? 821। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4, हो गया। ठीक, डेसिमल लगाए क्या हो जाएगा? 0। ये लगभग 800 है, ये कितना है? 4000। 8 4 जा कितना होता है? 40। तो 5 टाइम्स जाने की संभावना है। 821 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4105, 5 टाइम्स कितना बचेगा भैया? ये 85। डेसिमल लगा लो, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम 821, कितना आ गया? 0.151। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई अपनी 0.151 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टी एफ यानी क्या बता रहा है? इतना डिप्रेशन हुआ है ना? तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा अब आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ इज इक्वल टू 0 माइनस 0.151 माइनस 0.151 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ गया भैया? ठीक, कैसे करना है? एक तो और ऐसे सवाल दे रहा हूं मैं, चलो मेरे करके दिखाओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलूं भैया मैं? नोट करना है किसी को? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड ड्यू टू various solutes dissolved in it is 7.65 atm, is 7.65 atm at 27 degree centigrade, 7.65 atm at 27 degree centigrade, assuming molarity equal to molality
assuming molarity equal to molality, find out freezing point of blood, find out freezing point of blood. Take kf is equal to, take kf is equal to 6 Kelvin kg per mole. Take kf is equal to 6 Kelvin kg per mole. चलो टेक kf is equal to 6 Kelvin kg per mole. सेम सवाल है, प्रैक्टिस के लिए दिया हूं मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, 1.7 चल जाए, 1.86 है वैसे। आ गया। क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कितना है, 7.65 atm, और डेल्टा टीएफ निकालने बोल रहा है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, मतलब C इज इक्वल टू M मानना है अपने को। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू एम अपॉन पाई इज इक्वल टू CRT। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी कट गया। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF का वैल्यू कितना दिया है 6, पाई का वैल्यू 7.65, 0.0821 इंटू 300, ठीक है। ये दो डेसिमल से ये दो डेसिमल कट गया, 6 इंटू 765 डिवाइडेड बाय 821, दो डेसिमल यहाँ से दो डेसिमल यहाँ से उड़ा दिया मैं। समझ में आया सबको, यहाँ से 7.65 था और 8.21 था, दोनों का डेसिमल हटा दिया और एक ठोक ये 3 बचा हुआ, ठीक है। ये कट गया कितना, 2 टाइम्स। नाउ 760 कुछ तो नहीं कट रहा है, 765 इंटू 2 10, 12 और 1 13, 14 1 15, कितना आ गया 1530 डिवाइडेड बाय 821 है। आ जाओ चलो, तो आता है अभी तो 821 का टेबल सिखाया हूं मैं 2 मिनट पहले, डिवाइडेड बाय 821। हाँ, वन टाइम कितना हो जाएगा 821, 2 बार तो 1600 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। हाँ, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 15 में से 8 गया 7, डेसिमल लगाओ 0। हाँ जी, 8 है ये और ये 70 है, 8 9 जा 72, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो उसके आसपास आएगा 8 टाइम्स। तो 8.821 इंटू 8, 8 1 जा 8, 2 जा 16, कैरी ओवर 1, 65 68, ठीक है। हट रे, हाँ 6568। हाँ जी, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 5 गया 5, है ना। कितने टाइम्स था, 8 टाइम्स, 0 लगा दो। हाँ, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो ये कितनी बार जाना चाहिए, 6 टाइम जाना चाहिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 48 और 49, 4926, बहुत है। गोली मारो, कितना आ गया 1.86। तो ये क्या आ गया आपका भैया, डेल्टा टीएफ। नाउ डेल्टा टीएफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 1.86। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0 - 1.86 -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे ऐसी बन जाएगा अब, पक्का। चलो आगे बढ़ेंगे, एक तो ग्राफ बना के दिखाएंगे मेरे को, पता नहीं अपन ने पहले बनाया नहीं बनाया। अब आप ग्राफ बना के दिखाएंगे मेरे को, पाई वर्सेस सी, पाई वर्सेस सी का ग्राफ बनाएंगे। चलिए, पाई वर्सेस सी, फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। है, अरे तो पहले बता, चलो ठीक है अभी कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, इसीलिए मैं लिखवा छोड़ा था ना कि कल बताऊंगा करके। और आज क्या है यार, सुबह ना ये भैया लेट हो जाते हैं आने में, इसको थोड़ा सा इनको आज थोड़ा वो करना है कि आप थोड़ा जल्दी आओ करके। मैं निकल रहा था 9-10 पे, तो फोन आया, बोले मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ करके, तो फिर मैं रुक गया। फिर वो बारिश इतनी हो रही थी कि तेज चला नहीं सकते, बारिश रास्ते पर गीली है रोड, नहीं तो ऐसे तो अंधाधुंध चलाते हो
मैं आंख बंद कर, है ना। क्या है फॉर्मूला बोलो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। किसके किसके बीच बनाना है ग्राफ, पाई और सी, तो एक तरफ पाई ले लेंगे अपन, ठीक है। जो पहला वाला लिखा होता है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है, और जो दूसरा लिखा होता है उसको एक्स एक्सिस पे ले लिया, ठीक। अब यहां पर एक इक्वेशन लगता है केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, जिसको कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। सुने हो तुम लोग, तू सुना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर पाई कहां लिखा है, y एक्सिस पे, c कहां लिखा है आपका, x एक्सिस पे, और ये वाला क्या हो जाएगा, m। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। c यहां पे नहीं है, अगर मैं यहां c देखूं तो नहीं है, यहां एक जीरो ऐड कर देता हूं, तो c का वैल्यू कितना समझ में आ गया, जीरो। c वो है जहां से ग्राफ शुरू होता है, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, जीरो से, ओरिजिन से। और स्लोप कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव आर टी, तो ये ग्राफ किधर जाएगा बोलो, ऊपर की ओर, ठीक। इसका स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर आर टी। समझ में आ गया पक्का, ठीक। ग्राफ बनाओ और मॉड्यूल खोलो। तेरे को नहीं मिला है ना वाला मॉड्यूल, अभी बाहर से ला दे रहा हूं मैं, एक मिनट उसके साथ है भैया के पास, एक मिनट ला रहा हूं, पहले क्वेश्चन बता दूं मैं, आप लोग बनाना शुरू करो। अच्छा आपके पास भी नहीं दे, पीछे एक ठुक दे दे तो बेटा, पेज नंबर 49 खोलेंगे, पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे। पेज 49 में क्वेश्चन नंबर 21 में दे रहा हूं मॉड्यूल लाके भैया को, और रंगीन नहीं है बस, वो चला लेना है, चला लेना, खत्म हो गया, सॉफ्ट कॉपी गायब हो गई हमसे, कंप्यूटर में चलेगी। समझ आ रहा है क्या करना है, स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, आर की वैल्यू 0.8083 लेनी है, ठीक है। रीरे हैं, स्लोप का वैल्यू है वो। अभी ग्राफ बनाया आप लोग, ग्राफ बनाए किसके किसके बीच में, क्या बोल रहा, पाई वर्सेस सी का ग्राफ है। फिर से देखो, पाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी, ये हमको पता है, पाई और सी, y इज इक्वल टू ये वाला x हो गया और ये m। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओरिजिन से शुरू, ग्राफ ऐसा बनेगा पक्का। इसका स्लोप किसके बराबर होगा देख के बताओ, स्लोप क्या होता है, m, किसके बराबर है m बोलो, आर टी के बराबर है स्लोप। क्वेश्चन में कितना दिया है स्लोप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप इज इक्वल टू कितना दिया, 25.75। तो ये स्लोप किसके बराबर है बोलो, ये बराबर है आर और टी के। आर की वैल्यू दिया है सवाल में, और क्या पूछ रहा है, टी। चलो जल्दी सॉल्व करो, ठीक, बाकी लोग करो सॉल्व। 7.3 है क्या, मेरे को लगा 7.5 है। 7.3 इज इक्वल टू आर टी, 25.73 इज इक्वल टू 0.083 इंटू टी, 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083 इज इक्वल टू टी। ये डेसिमल दो दो हटा देंगे, 2573 डिवाइडेड बाय 8.3। अब मेरे को डेसिमल नहीं पसंद और डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल नहीं पसंद, डिवाइड करने में झंझट होता है, तो मैं क्या करने वाला हूं, 25730 डिवाइडेड बाय 83। समझ में आ गया। अब 83 का टेबल भी आप लोग को आता ही है बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग डरते हो, असल में नहीं होता है। 83 ले लो, अब आप इसको 8 समझो, और ये 25 है, 8 दिया कितना होता है 24, तो ये 3 टाइम्स के आसपास जाएगा। 83 इंटू 3 करके देख लो, 3 3 9 और 249, मेरा 257 आ रहा है, चल देगा। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 249 माइनस करो, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये नीचे आ जाएगा 3। 83 कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम्स। ये 0 आ गया, नहीं जा रहा है, क्या लिखूंगा मैं, 0। इतना बढ़िया है भाई साहब, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कितना आ गया बोलो सीधा,
310 क्या है? डिग्री आया केल्विन आया? केल्विन आया, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा काय में आता है? केल्विन। और उसमें ऑप्शन काय में दिए? तो यहां आपको घुमाया, आप कैसे चेंज करोगे उसको? हाँ, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। अब डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, 310 माइनस 273 कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? पक्का बेटा? बन जाएगा, हो जाएगा। बढ़े आगे। तो यहां पर गलती करता है बच्चा जनरली, 310 टिक कर देता है। 310 तो वो तो एक ही मतलब है ना, वहां तो चेंज निकाल रहे हैं ना दोस्त। किसमें? कभी वो तो चेंज है डिग्री में, डेल्टा टी एफ डिग्री में, फाइनल तो डेल्टा टी एफ निकाल रहे थे। हाँ, तो जीरो से माइनस किए थे ना। जीरो अगर केल्विन में होता तो क्या माइनस करते? हाँ, तो हम डिग्री में निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चेंज है, वो दोनों में सेम होगा। समझ में आ गया? पक्का? चलो आओ, अब एक आध तो जेई का भी, ये नीट का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, 2000 कब आया? 24 में आया था, है ना? आओ अब एक आध तो जेई का करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, थोड़ा मुश्किल होगा बेटा, मगर चलो आप कोशिश करेंगे, है ना? थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना? आओ, टर्म्स में बताता जाऊंगा, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को परासरण दाब बोलते हैं, है ना? तो वो तू लिखते जाना साथ साथ में, है ना? पेज नंबर 59 खोलेंगे, पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 56 करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर 59 में क्वेश्चन नंबर 56। संजीदा बहुत एब्सेंट रहती है बेटा, ऐसे में नहीं चलेगा ना, कि समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना? एक एक दिन गायब रहेगी। क्या फॉर्मूला लगेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई इज इक्वल टू क्या? CRT, है ना? यही सी यानी कंसंट्रेशन। क्या होता है सी यानी? N/V/RT। अब क्या बोल रहा है, बोलो क्या दिया उसमें? 0.6 ग्राम यूरिया। तो यूरिया का क्या हो जाएगा? मोल 0.60 डिवाइडेड बाय 60। और ग्लूकोज कितना दिया है? 1.8 डिवाइडेड बाय 180। यहां तक कोई प्रॉब्लम? दोनों सॉल्यूट है, दोनों के मोल हो जाएंगे। नीचे वॉल्यूम कितना दिया पढ़ना, तो 100 ml को क्या लिखूंगा मैं? 100 अपॉन आर का वैल्यू दिया है क्या उसमें? देखना कितना दिया है। ओह माय गॉड, 0.082। अच्छा, ऑप्शन वाला सवाल है क्या? देखो, अच्छा ऑप्शन कितने पास पास है, दूर दूर है? दूर दूर है, तो 0.08206 लेने की जरूरत है क्या? तो ऐसे में आप क्या ले लो? 0.082 ले लो। कहां तक करते रहोगे, कब तक करते रहोगे? टेम्परेचर, तापमान दिया है, कितना दिया है? तो 27 कितना होता है? अब बस क्या सॉल्व करके भी देगा आप लोग को? नहीं, करना तो पड़ेगा ना खुद। तो अब बोलो भैया यहाँ कितना हो जाएगा? ये डेसिमल हटाओ, 1/100 प्लस ये वाला भी कितना हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? 1/10 इंटू 0.082। अच्छा, एक काम करूं क्या मैं, ये 2 डेसिमल्स हटा दूं क्या? 82 इंटू 3, है ना? 1/100 प्लस 1/100 कितना हो जाएगा? 2/100 हो जाएगा क्या? 2/100 इंटू 1/10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10/1 इंटू 82 इंटू 3। ये 0 से 0 काट दिए, ये कितना हो गया? 6 इंटू 82 डिवाइडेड बाय 10। हाँ, वो 6, ये 10 काट दो, 8.2 हो गया। 6 8 जा कितना हो गया? 48। तो 48 के आसपास कुछ ऑप्शन जो होगा वो आंसर आ जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर कोई सा 10 छूटा तो नहीं है अपना? नहीं छूटा है ना? आओ, तो 82 इंटू 6 12, 492 और डिवाइडेड बाय
10 कितना आ जाएगा 49.2 है क्या 49.2। अच्छा ये एक जीरो और था क्या, ओहो छूट गया, तो ये कितना हो जाएगा 8.2, तो ये भी 8.2, ये भी 8.2, ये 49.2 और ये वाला 4.92 एटीएम बन जाएगा पक्का। और एक आखिरी उसके नीचे वाला सवाल, नहीं उसके हाँ नीचे वाला सवाल 57 वाला, हाँ कौन सा फोड़ दिया है, वो गलती से दे दिया होगा, सो छोड़ो, हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और तो कुछ होएगा ही नहीं, पीछे उसको चेंज करा दूंगा मैं। कौन सा है 56 का आंसर कौन सा होगा, फोर्थ सेकंड होगा। स्टेटस देख रहा था। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ हो गया उसके ऊपर वाला, क्या बोल रहा है बोलो। A raw mango, the size of raw mango shrinks to a much smaller size when it is kept in concentrated salt solution. Which of the following process can explain this? Osmosis. कितना सारा सवाल है सोचो, जेईन पूछा हुआ है। वो गलती से दे दो, कौन सा है ऑस्मोसिस, ठीक बन जाएगा। अब आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 58 करके दिखाओ। 58 में कल हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ो एक बार 58 को पढ़ो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वो किसके बारे में दे रहा है, ब्लड सेल के बारे में। अब ब्लड सेल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, कितना उसका कंसंट्रेशन होता है, पीछे लिखा है वो मैं चेक करो, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है 0.9% M/V NaCl के बराबर। समझ में आया, ये याद रखना, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, कल लिखाया हूं मैं। अब बोल रहा है श्रिंक इफ द सॉल्यूशन इज 0.5% वेट बाय वेट। क्या किया एक बार पूरा पढ़ लू सवाल। एज्यूम अ लिविंग सेल विद 0.9%, अच्छा खुद ही दे दिया है, हमको जरूरत भी नहीं है ना, 0.9% W/W glucose solution. This cell is immersed in another cell having equal mole fraction of glucose and water. Equal mole fraction of glucose and water. चलो आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करना है। इक्वल मोल फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये सवाल में दिया है। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, जब हम लोग मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं तो क्या आंसर आता है भैया 1, ठीक है। दोनों मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1, XA + XB। यहां क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, वाटर की जगह फिर से क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1। 2 टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा बोलो 1/2। अच्छा मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अपन लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस अपॉन क्या, मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 1/2। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या, 1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, सॉरी मैं कुछ और उसमें आ गया था, आगे बढ़ गया था। मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 1, और मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये वाला 2 हो गया। यहां से मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 2 - 1 कितना 1, मतलब ग्लूकोज का कितना मोल है 1, वाटर का कितना मोल है 1। समझ में आ गया। नाउ अपने को W/W दिया है, यानी क्या निकालना पड़ेगा, मास, नंबर ऑफ मोल्स। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वेट इन ग्राम अपॉन क्या, मोलर मास, इसको नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लिए, फॉर वाटर कितना मोल दिया है उसका 1, वेट ऑफ वाटर अपॉन वाटर का मोलर मास 18। यहां से वेट ऑफ वाटर कितना आ गया आपका भैया, इट केम टू बी
18 ग्राम। समझ में आया यहां तक के? ऐसे वेट ऑफ ग्लूकोज फॉर ग्लूकोज कितना मोल दिया है भैया? 1। वेट ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है। तो यहां से वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया आपका? 180 ग्राम। समझ में आया पक्का? अब मेरे को क्या निकालना है? एम बाय एम परसेंटेज। तो एम बाय एम परसेंटेज क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कौन होगा इस पूरे सॉल्यूशन में? ग्लूकोज का वेट कितना है बोलो? 180 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, किसका मास आ जाएगा? प्लस 18 इंटू क्या? 100। समझ में आए? नोट करके परसेंटेज निकालो। एक मिनट, ये परसेंटेज से इंटू नहीं किया है क्योंकि बहुत कम आ रहा है ना, है? W बाय W बस है, W बाय W इंटू 100 नहीं किया है। मेरे को ऐसे लग रहा है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना? तो एक बार केवल 100 के बिना निकाल के देखो कितना आ रहा वैल्यू। चलो यहां तक तो नोट करो। हाँ, 10/11 डिवाइड करो ना। 9.10/11 0.9। एक ही डेसिमल तक कंसीडर करने बोला है ना? कंसीडर द डेटा अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस ओनली। 0.9 आ गया। अब सवाल पढ़ो और हल करो। जो कि सेम, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। भैया क्या नाम तेरा? भूल गया मैं। पारस। तेरा पहला ड्रॉप है? इसके पहले कहाँ पढ़ता था? कहाँ से आया? कहाँ ही भिलाई में था? और कितना नंबर आया है इस बार? और बोर्ड में कितना है? 70% आया। ठीक, थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन, है ना? आराम से पढ़, आने लगेगा समझ में। ये वाला क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। हाँ, आ गया क्या ये? 180 डिवाइडेड बाय 198 ऐड करोगे तो? हाँ हाँ, डिवाइड कर लो अब उसको। मेरे को जहां तक पता चल रहा है 10/11 आ रहा है इसका आंसर, है ना? कितना आ जाएगा ये? 0.9%। अब 0.9% है और सॉल्यूशन भी कितना है, सेल के अंदर का भी कितना है? 0.9। तो दोनों कैसे हो गए? सेम हो गए। तो पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। तो कैसे, कौन सा आंसर आएगा बोलो इसका? 4th वाला। शो नो चेंज इन वॉल्यूम सिंस सॉल्यूशन इज 0.9%। समझ में आ गया पक्का? तो क्यों फिर आता ही नहीं ना बेटा, उसमें एक भी ऑप्शन नहीं जमता ना। 90% तो है ही नहीं ना ऑप्शन में, कुछ तो टिक करना था। तो वैसे अपन ने दिमाग लगा, पेपर में आया क्या करूं, है ना? समझ आ गया सबको? क्या करना, बढ़े आगे? चलो, तो हेडिंग डालेंगे भैया, नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं अपन लोग? इसको कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। क्यों याद दिला रहा हूं मैं? लिखाया था ना मैंने वहां हिंदी में। अणुसंख्य गुणधर्म का क्या मतलब है? ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल किस पे डिपेंड करे? मॉलिक्यूल के नंबर पे। समझ में आया? ठीक। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिख लेना
और उसके नीचे लिखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा वो छूटा हुआ है जो, अच्छा छूटा हुआ है, पहले वो लिख लो यार, सॉरी छूटा हुआ है, मेरे को ध्यान नहीं था, है ना। अच्छा जगह छोड़ दिए थे क्या तुम लोग क्वेश्चन करने से पहले? अरे बहुत होशियार लोग है यार। तू नहीं छोड़ी थी? कोई बात नहीं, काट दे हेडिंग को, अपनी कॉपी, डर मत, अपनी आगे लिख, वहां वहां मत लिख, वो अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत लंबा है, 2-3 पेज का है, काट दे, कुछ नहीं होता। अरे चाहता है यार, क्या इतना सोचने का, किसी को दिखाना थोड़ी ना, प्रिंसिपल के पास थोड़ी जाएगी जमा होने, अपना है सब, काट दो। हाँ सब सही सही लिखा होना चाहिए। क्या लिखा है मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर मोलैरिटी ऑफ अ बायोपॉलीमर सच एज प्रोटीन। ठीक, अभी आपकी बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो हमारी बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब, ये डेल्टा क्या मतलब, डेल्टा क्या मतलब होता है? चेंज। डेल्टा क्या मतलब होता है? चेंज। तो हम लोग इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या निकालने जा रहे हैं? चेंज। अच्छा चेंज बड़ा होता है कि छोटा होता है? 500 रुपए का चेंज देना मतलब 500 रुपए का बड़ा बड़ा नोट देना कि छोटा छोटा? छोटा छोटा। 100 रुपए का चेंज देना मतलब चेंज बड़ा होता है छोटा होता है? चेंज छोटा छोटा होता है ना। अभी मैं आज मैं खाना खाऊंगा तो मेरे वजन में चेंज आएगा, थोड़ा सा आएगा, लेकिन वजन बहुत सारा। चेंज हमेशा कैसा होता है? छोटा। समझ में आ गई बात? चेंज इज छोटा। अच्छा मेरे को ये इस दीवार से लेके इस दीवार तक की दूरी नापनी, कैसे? आप क्या सजेस्ट करते हैं? आप साइंटिस्ट हैं, कैसे मेजर किया जाए? बित्तास नापो कह रहा है ये, ऐसे करके साइंटिस्ट है ना, इसीलिए नासा नहीं बन पा रहा है इंडिया, है ना। बित्तास नापो कह रहा है नहीं? यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है, काय से नापे? मीटर, जो मेजरिंग टेप अंग्रेजी में बोले, तो हिंदी में बोले इंची टेप जो होता है उससे नापेंगे। कैसे नापेंगे? एक आदमी यहां खड़ा हो जाएगा, एक आदमी यहां खड़ा हो जाएगा, नाप लेंगे, उसमें जो आएगा रीडिंग। अच्छा इसको कोई अनपढ़ आदमी नाप सकता है क्या? अनपढ़ मतलब थोड़ा कम पढ़ा लिखे, एकदम ही जीरो नहीं, थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखे। कोई लेबर है वो नाप सकता है क्या? लेबर पढ़े लिखे हैं अपने यहाँ देश में? नहीं, कम पढ़े लिखे हैं ना, कम पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत तो जानते हो भी, लेकिन नाप लेते हैं नहीं नाप लेते? नाप लेते हैं बड़ी आसानी से। कोई बहुत इसके लिए टेक्निकल स्किल की जरूरत है क्या? नहीं, कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए इसके लिए, ये देखना है इतना हुआ बता देना। अब मैं ये जो कॉपी का पन्ना है, इस पन्ने की मोटाई नापना चाहता हूं, ये वाली। तो ये मेजरिंग टेप, मोटाई मतलब ये थिकनेस ना, ये समझ रहे हो, ये नापना चाहता हूं, तो इंची टेप से नाप जाएगा? नहीं, तो काय से नापना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से नापना पड़ेगा। जीरो एरर हटा लेते हो आप लोग? है? हाँ कह रहा है भाई, बाकी लोग है? जीरो एरर, जीरो एरर। दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलो, है? ऐसे झूठ नहीं बोलना, है ना, कि बस दिखाने के लिए बोल दिए कि हाँ। 100 बच्चों की क्लास में से 2 बच्चे हटा पाए तो बड़ी बात, क्योंकि वो जीरो एरर हटाना आसान नहीं, मुश्किल है। जबकि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो आप? पढ़े लिखे, और आपने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की पढ़ाई की है कि नहीं की है? की है ना। प्रैक्टिकल में 10वीं 8वीं में पढ़ाते हैं, 9वीं 10वीं, वो भी 11th 12th में आ गया है। 10वीं तक के ABCD पढ़ा रहे हैं क्या आजकल? हम लोग के तो 9वीं 10वीं में हुआ करता था। 11वीं में तो बड़ा बड़ा वो रजिस्टर और डायोड पता नहीं क्या क्या है, सब एक साथ कर दिए। ठीक, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने सीखा है ना, आप लोगों ने उसको थ्योरेटिकल भी पढ़ा है, फिर भी आपका जीरो एरर नहीं निकल रहा है, मतलब उसके लिए और थोड़ा हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो वर्नियर कैलिपर हर कोई यूज कर सकता है? नहीं, वर्नियर कैलिपर यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इंची टेप यूज करना तो बड़ा चीज मेजर करना इजी है, और चेंज मेजर करना
मुश्किल है। इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? चेंज। बड़ा होता है छोटा होता है, और छोटी चीज को डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। पाई इज इक्वल टू CRT, इसमें हम लोग क्या डेल्टा पाई पढ़ रहे हैं? इसमें हम लोग पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं है, और इसको निकालना क्या होगा? आसान। इसको मेजर करना क्या होगा? आसान। लिखेंगे बिकॉज इन, पहला वाला प्रॉपर्टी लिखेंगे बिकॉज नंबर 1। अच्छा तू लिख ले, तुम लोग, तू नहीं आई थी ना लास्ट क्लास में, 2 मिनट लिख ले। 2 मिनट रुक जाओ भैया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर is the best colligative property. Osmotic pressure is the best colligative property to determine molar mass, to determine molar mass of biopolymers, molar mass of biopolymers such as proteins, because नंबर 1, अब सब लोग लिखेंगे नंबर 1 से, बिकॉज नंबर 1 इन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लिख लेना, आ जाएगा, ऊपर से लिख, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रखने का है ना। इन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज change is determined which is small and difficult to measure correctly. Change is determined which is small and difficult to measure correctly. जहां क्या हो सकता है, अगर आप ठीक से मेजर नहीं किए तो क्या हो सकता है? गलती होने की संभावना ज्यादा है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप ये इसको नाप रहे हैं अपन, है ना, और वो जो मजदूर है उससे 1 mm की चूक हो गई, 1 mm की, ये 15-16 फीट है, 16 फीट में 1 mm की चूक हो गई, क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत। अच्छा परसेंटेज भी निकालोगे तो बहुत थोड़ा सा परसेंटेज एरर है ना। ये जो पेज है इसकी मोटाई 1 mm से कम है, 1 mm से कम है ना। इसकी मेजरमेंट करने में 1 mm का अगर एरर आ जाए तो परसेंटेज एरर 100% से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डिफिकल्ट, कल को बच्चा बोल सकता है कैसे डिफिकल्ट है, सेल का साइज तक तो निकाल दे रहे हो, तो माइक बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए डिफिकल्ट है। एरर का चांस बहुत ज्यादा है, परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? ठीक। अच्छा दूसरा, ये जो है डेल्टा टीबी, ये क्या चीज है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी चीज को बॉइल करना पड़ेगा। समझ में आया है ना? उबालना पड़ेगा, और ठंडा ठंडा उबल जाता है या अच्छा गर्म हो जाता है? हाई टेम्परेचर पे उबलता है ना, तो उबालने के लिए हाई टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा। अच्छा ये कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या बताता है? ये वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन है। ये क्या बताता है? कि वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट डालने से क्या होता है? वेपर प्रेशर कम हो जाता है नहीं? अभी ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड, ये वेपर बना रहा है नहीं बना रहा है? नहीं बना रहा है। अभी अगर मैं ये पानी के हाथ डाल देता हूं ऐसे, और हम लोग कल आएंगे, ये पानी यहां रहेगा नहीं रहेगा? पोछा मार देंगे इस वजह से। अगर पोछा नहीं मारते हैं तो भी नहीं रहेगा, उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? ये कैसे उड़ गया? ये हवाई जहाज आया था इसके लिए, कैसे उड़ा? वेपराइज होके उड़ा। मतलब ये वेपर बना रहा है नहीं बना रहा है? बना रहा। वेपर बना रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा है उड़ता हुआ? क्योंकि वेपर बहुत कम बन रहा है, लेकिन बन रहा है। उड़ेगा क्योंकि वो है ना, वेपर बन रहा है। इसमें मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूंगा तो वेपर और कम हो जाएगा। अभी दिख रहा है क्या वेपर? दिख रहा है? नहीं। लेकिन बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है, बहुत कम बन रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से, और कम। अगर मैं वेपर देखना चाहता हूं कि हाँ मैं मेजर कर पाऊं ढंग से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको कहां रखना पड़ेगा? गैस के ऊपर, बंसन बर्नर के ऊपर, जिससे क्या होगा? ये गर्म होगा। गर्म होगा तो फिर वेपर दिखेगा नहीं दिखेगा?
दिखेगा। मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा अच्छे से मेजर करने लायक कब हो जाएगा? हाई टेम्परेचर। मतलब इसको गिराना नहीं ना, इसको मेजरमेंट करने के लिए भी कहां जाना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर पे। और इसको मेजर करने भी कहां जाना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर पे। तो ये वाला कार्यक्रम हाई टेम्परेचर पे होगा। ये क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? इसको देखने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। तो इसके लिए हाई टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। और इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। अब हमारे पास कौन सा पॉलीमर है? पढ़ो ऊपर, पॉलीमर के आगे एक शब्द लिखा है मैंने, बायो। बायो पॉलीमर का क्या मतलब होता है? बायोलॉजी में यूज होता है। बायोपॉलीमर का मतलब है वो लिविंग सिस्टम्स में यूज होता है, जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब प्रोटीन जो है इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, पढ़ा होगा बचपन में। ये स्ट्रक्चर ऐसे समझ लो, सीढ़ी होती ना, ऐसा ऐसा हवा में खड़ा रहेगा क्या? नहीं, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहां बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला इसके साथ में ऐसे, समझ लो, तो यहां पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे, ठीक। अब जब मैं इसको गर्म करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है? इतना स्ट्रांग नहीं है, वैंडरवाल से स्ट्रांग है, लेकिन दुनिया में बहुत स्ट्रांग है क्या? नहीं, वीक बॉन्ड की श्रेणी में आता है। गर्म करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूट गया तो ये ऐसा चेन, ऐसा सीढ़ी जैसा ऊपर रह पाएगा क्या? तो ये चेन ऐसे नीचे गिर जाता है, धराशायी हो गया। और धराशायी होने के बाद में अब ठंडा हुआ जब, तो कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। समझ आ रही बात? कहीं भी बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे केस में। ये इसका स्ट्रक्चर अब कोई काम कर रहा क्या? ये खराब हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? इस प्रोसेस को बायोलॉजी में एक शब्द है इसके लिए, इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहां क्या हो जाएगा? प्रोटीन का डीनेचुरेशन। ये हमारे काम का है क्या प्रोटीन? अब नहीं, बेकार हो गया प्रोटीन, डीनेचर्ड हो गया। समझ में आया? अब मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं? प्रोटीन का मोलर मास निकालना चाह रहा हूं, लेकिन मैं जिस सैंपल के द्वारा, या मतलब ये सब कर रहा था, उसको या तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ले गया, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ले गया, वो प्रोटीन क्या हो गया? डीनेचर्ड। सही रहा है, सैंपल खराब हो गया। अब मैं खराब सैंपल से मोलर मास निकालूंगा, सही आएगा गलत आएगा? गलत आएगा ना। ऑस्मोटिक प्रेशर कहां निकालते हैं अपन? जब से निकाल रहे हो आप, टेम्परेचर क्या ले रहे हो? 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन। ये क्या है? एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली लो है, या रूम टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर। यहां प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो बाकी तीन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या तो एक्सट्रीमली हाई या तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे मेजर की जाती है, जहां पे प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने का चांसेस है। और ऑस्मोटिक प्रेशर कहां निकालते हैं? रूम टेम्परेचर पे, जहां प्रोटीन डीनेचर्ड नहीं होगा। तो लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अदर थ्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहला तो लिख लिया, दूसरा लिखेंगे अदर थ्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेरा फोन बज रहा है क्या? हाँ। अदर थ्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड either at extremely high or at extremely low, either at extremely high or at extremely low temperature, either at extremely high or at extremely low temperature, where denaturation of proteins may occur, समझ आ गया भैया? ठीक। तो ये दो पॉइंट है। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी है, मतलब कौन सी बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलर मास मेजर करने के लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। वी क्या बोलते हैं डीनेचुरेशन को? नहीं रुकना, विकृतीकरण है ना। डीनेचुरेशन है ना, विकृतीकरण। ठीक।
वो हिंदी वाली है ना, तो मेरे को जितना हिंदी आता है मैं बता तो दूं। विकृतिकरण बेटा देख, मैं ना भूल जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ। तो मैं ना, एक दिन की बात है, मेरी बीवी का बर्थडे था, है ना, और वो रात के आप कमरे में जाते हो तो क्या करते हो, मोबाइल ही चलाता है हर आदमी। तो मैं अपना बढ़िया लेट के मोबाइल चला रहा था, मेरे को याद था मेरी बीवी का बर्थडे है ना, लेकिन मोबाइल की दुनिया इतनी बहुत आकर्षक है, इतनी क्या बोलना चाहिए, इंटरेस्टिंग है कि आदमी सब भूल जाता है। तो भाई साहब मैं बाजू में लेटा हूँ और वो अपना मोबाइल चला रही, मैं अपना मोबाइल चला रहा हूँ। अब किसी का बर्थडे हो तो आदमी को रहता है ना कि मेरा बर्थडे है तो लोग मेरे को विश करें करके, ना, बर्थडे इज स्पेशल डे। तो 12 बज गया, अपन मोबाइल चला रहे, 12:10 पे मेरे को याद आया कि उसका बर्थडे है, मैं बाजू में लेटा हूँ, वो भी जग रही, मैं भी जग रहा हूँ। 12:10 पे मेरे को याद आया तो मैं उसको विश किया कि बेटा, ए बेटा बोलो, है ना, बीवी, है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू करके, है ना। पूरे दिन मेरे से बात नहीं करी और एक हफ्ता और, है ना। तो इस कदर का भुलक्कड़ हूं मैं। तो इस बार भी वैसे ही होता होता रह गया, मैंने अलार्म लगा दिया था पहले कि 12 बजे बच जाना भैया करके, है ना, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं भूल जाऊंगा कि तू हिंदी मीडियम वाली है, तेरे को अपने तरफ से बीच बीच, मेरे को हिंदी पूरा आता है, पूरा का खा गा से लेकर के ज्ञानी ज्ञा तक आता है ना, लेकिन मैं भूल जाऊंगा तेरे को बताना। तो तू बीच बीच में मेरे से पूछ लेना जहां तू फंसे, शर्माने की जरूरत नहीं, मैं दिखता बस खूंखार हूं नहीं, है नहीं। तो थोड़ा सा वैसा है, तू आराम से जब पढ़ा लूं तो फिर पूछ ले सर क्या मतलब है बता दो, ठीक, यहां तक आ गया समझ में क्या हो रहा है, ठीक। कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को भी यह है कि आप पूछ ले बेटा, शर्माए नहीं। अगर आपके किसी के शर्माने का मन हो तो हमें बताएं, हम आपको बढ़िया घूंघट उंगट लाग देंगे, घूंघट ओढ़ के शर्माइए, प्रॉपर तरीके से शर्माइए, जो काम करिए बेस्ट करिए, है नहीं, ऐसे आधा आधा मत शर्माइए। अब बेस्ट से याद है, बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन एक आदमी पागल हो गया है कि नहीं, मैं तो ठंडा करके ही मानूंगा, इसी से मेजर करूंगा। तो इंडिया इज अ फ्री कंट्री, आप किसी को रोक नहीं सकते, है ना, कुछ भी करे हो। तो आप ऐसे केस में आप क्या करेंगे, उसको एक सजेशन देंगे। क्या सजेशन देंगे, लिखिए भैया। टू मेजर मोलर मास, अगला पॉइंट है, अगला प्रॉपर्टी, अगला वो है, ये वो वाला खत्म हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ये अलग बात है, अगला पॉइंट है। तो लिखेंगे टू मेजर मोलर मास बाय डेल्टा टी एफ, द बेस्ट सॉल्वेंट, ऐसे हाथ नहीं रखते सर पे, है ना, ऐसे ऐसे नहीं रखते, है ना, द बेस्ट सॉल्वेंट इज कैम्फर। टू मेजर मोलर मास बाय डेल्टा टी एफ, द बेस्ट सॉल्वेंट इज कैम्फर। कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट है, कैम्फर, बिकॉज ऑफ इट्स हाई के एफ वैल्यू, उसका के एफ वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब के एफ वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा, के एफ वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू क्या आएगा। हमको क्या प्रॉब्लम था, छोटा छोटा वैल्यू आ रहा, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, अब के एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, एक अभी ना रिसेंटली सवाल पूछा है जेई में, वो एनसीईआरटी के टेबल से पूछ लिया है। सवाल ये पूछा है कि बेंजीन के लिए जो केएफ की वैल्यू है वो वाटर से कम है, सही है कि गलत हुआ है, सर्शन रीजन वाला आता है ना, उसमें बताओ करके। तो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, मैं बता रहा था कि उसने लिखा दिया था मैं पॉइंट, कि केएफ जो है वाटर का क्या होगा, मिनिमम, केएफ और केबी वाटर का मिनिमम, है ना, ये याद रखना। चलो हो जाएगा यहां तक के, हेडिंग डालेंगे भैया, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ जी, तो क्या नाम है गुड़िया तेरा, अर्चना। तो अर्चना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म, है ना। तू भी ये सुन के रख, अणुसंख्य गुणधर्म, क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, लिख लो एक बार, नंबर ऑफ
solute particles not on their nature, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ओनली ऑन, नॉट ऑन देयर नेचर, केवल नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तू कहां से आई अर्चना? बालाघाट से आई है। बालाघाट से कौन भेजा तेरे को यहाँ? यहाँ भिलाई में। तो तू कहाँ रहती है? कहाँ है घर उनका? रामनगर साहूपारा। रामनगर सुपेला के पीछे वाला। अच्छा, कैसे आती तू? तो 15-20 मिनट लगता होगा आने में। रामनगर तो दूर है, वही है ना रामनगर जो मैं बोल रहा हूँ, भिलाई वालों है, कौन है भिलाई वाला? रामनगर कोई आइडिया नहीं। तो भिलाई का रामनगर वही है ना? आइडिया नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आओ मैं बता रहा हूँ, रामनगर वही है, दूर है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन देयर नेचर। हाँ जी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट किया, मैंने आपको बोला कि एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाला है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, आर की वैल्यू 0.0821 है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा बताओ? आपने कैलकुलेट करके बताया कि सर एक्स एटीएम होना चाहिए, मैंने पता जितना भी हो रहा है 2 एटीएम मान लेते हैं, आपने कैलकुलेट करके बताया कितना होना चाहिए? 2 एटीएम। अब मैं क्या करूंगा? एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाऊंगा और मेजर करने की कोशिश करूंगा, मैं मेजर जितना कर रहा हूं वो भी कितना आना चाहिए? 2 एटीएम। ये कौन सा है वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू। और जो मैं पता लगाऊंगा वो कौन सा वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दोनों वैल्यू को क्या आना चाहिए? सेम, नहीं तो हमारा ये फॉर्मूला गलत है या हमारा मेथड गलत है, दोनों में से कुछ गड़बड़ है। समझ में आ गया पक्का? ठीक, तो ऐसा कभी कभी होता है, अब नॉर्मल हेडिंग डाले, नॉर्मली तो दोनों सेम आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमने जो सोचा है एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यू देखने को नहीं मिलती। समझ में आ गया पक्का? ठीक, तो लिखेंगे समटाइम्स the observed value of colligative property is different from the calculated value or theoretical value of colligative property, समटाइम क्या है? दोनों वैल्यू सेम नहीं, कैसी आ रही है? अलग अलग। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो लिखेंगे इट occurs due to one of the following two reasons. It occurs due to one of the following two reasons. Number one, dissociation of solute particles. डिसोसिएशन मतलब क्या हो जाएंगे बेटा? टूट जाएंगे। एंड नंबर 2, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हेडिंग डालेंगे सबसे पहला डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना। डिसोसिएशन का क्या मतलब है? जैसे मैंने NaCl लिया सॉलिड, इसको मैंने पानी में डाला, कैसा टूट जाएगा बोलो? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। आप ये 1 मोल डाला था, ये आयन कितना, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl,
NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य, पूरा टूट जाता है। और पूरा टूट जाएगा मतलब NaCl टूटेगा तो Na प्लस कितना बनेगा? 1 मोल। और Cl माइनस भी कितना बनेगा? 1 मोल। दोनों का 1-1 मोल बन गया। हमने कुल कितना मोल सॉल्यूट डाला था पहले? 1 मोल। अब पानी में जाने के बाद टूट गया और कितना मोल हो गया बोलो? 2 मोल। ठीक है, तो डिसोसिएशन से क्या हुआ? डिसोसिएशन इसका अभी एक पार्टिकल, इसको मैं डिसोसिएट कर दूं तो क्या होगा? पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा। तो डिसोसिएशन से क्या होता है? डिसोसिएशन से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाता है बोलो? बढ़ गया। अब जब ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? बढ़ जाएगा। हमको क्या देखने को मिलेगा? कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। हमने भैया बाद में लिखना, सुनो, हमने 1 मोल NaCl डाला। अच्छा, हम लोग कैलकुलेशन कब करते हैं? शुरू में करते हैं, पहले करते हैं या बाद में करते हैं? जैसे इमेजिन करो आप जो है 40-50 साल के हो गए, है ना, 65-55 साल के हो गए, अब आपके बच्चे हो गए और आपके बच्चे जो है शादी के लायक हो गए। अब आप उनकी शादी करने जा रहे हो, है ना। तो जब आप उनकी शादी करोगे तो क्या करोगे? वो आपने हॉल वॉल देख लिया, अब खाने की पार्टी दोगे तो आपने उनको बुलाया, केटरर को, खाने वाले को, और खाने वाले को बोला भैया खाना बनाना है, ये बनाना है। ठीक, क्या पूछेगा वो? कितने लोगों के लिए बनाना है? 2 लोगों के लिए बनाना है, 200 लोगों के लिए, 2000 लोगों के लिए। तो आपने हिसाब लगाया कि आपने 200 शादी के कार्ड छपाए, 200 कार्ड में हर कार्ड में से 2 लोग आएंगे, एक कार्ड में 2 लोग आते हैं जनरली। तो आपने हिसाब लगाया कितने लोग आएंगे? 400। ये कैलकुलेशन आपने कब की? शादी के पहले की है, शादी के बाद की? शादी के पहले की। आपने हिसाब लगा लिया 400 लोग आएंगे और आपने उसको बोल दिया, किसको? खानसामे को, कि भैया 400 लोगों के लिए खाना बना ले, ये हमारा कैलकुलेशन है। अब शादी के दिन 600 लोग आ गए, तो ये आपको कब? शादी के दिन पता चलेगा या पहले से पता चल जाएगा? शादी के दिन पता चलेगा। आपको कैसे पता चला? आपने देखा, अरे बाप रे इतने सारे लोग आ गए। आपने क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व कब करते हैं हम? बाद में। कैलकुलेशन कब करते हैं? आप डी नीट का पेपर देख के आपने कैलकुलेट किया कि अरे बाप रे इसमें तो मेरे 400, 450, 500 नंबर आ जाएंगे करके। और जब पेपर आया तब आप, रिजल्ट आया तब आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ इतना गंदा। तो हम लोग ऑब्जर्व कब करते हैं? बाद में। कैलकुलेट कब करते हैं? मैंने ये कैलकुलेट किया था कि मैं दिसंबर आए तक के 25 किलो वजन कम कर दूंगा, लेकिन दिसंबर आएगा तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि हाँ 5 किलो बढ़ गया, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। मेरी बात आई समझ में? कैलकुलेशन हमेशा कब होती है और ऑब्जर्व कब होता है? अब हम लोग कैलकुलेशन कितने मोल के हिसाब से करेंगे? NaCl ये जो लिया है इसमें कैलकुलेशन कितने मोल के हिसाब से करेंगे? 1 मोल। हमने 1 मोल डाला है तो हमारा कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगा? 1 मोल। लेकिन हमको देखने क्या मिलेगा? 2 मोल हो गए। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? बड़ी। और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छोटी और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? बड़ी। समझ में आ गया? नाउ एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये पीछे पढ़े हैं अपन लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग किसी बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल देते हैं, ठीक, तो ये डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है? डाइमर। ऐसा देखना, RC डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल लिख दिया, RC डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल लिख दिया। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ये दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, है ना।
पार्शियल नेगेटिव। समझ में आ गया पक्का? ये दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहां से यहां आने में क्या हो गया भैया? डायमराइज हो गया। ठीक। अब आप शादी हो रही थी तो आपके 400 मेहमान आए, आप गेट पे खड़े हो गए। अब पूछा तुम दोनों भाई बहन आओ एक ही थाली में खाना, चलो, है नहीं? तुम दोनों मियाँ बीबी हो, आओ एक ही थाली में खाना, चलो। तुम दोनों सास बहू हो, एक ही थाली में खाना, चलो। ठीक है। तो आपने जो है ऐसे करके, मतलब जो भी है ना, अपने ऊपर ना ले, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आपने क्या किया, इनको क्या बोल दिया, सबको दो दो लोग एक ही थाली में खाना। ये लोग क्या होने लगे? डायमर बनाने लगे, एसोसिएट होने लगे। अब आपने 400 प्लेट का ऑर्डर दिया था, कितना प्लेट यूज होगा? 200। तो खाने का पैसा आपका बच जाएगा। तो हमारा कैलकुलेशन क्या था? ज्यादा, और एसोसिएट होने के कारण ऑब्जर्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा? कम। 400 लोग घुसे लेकिन वो जोड़ा बना लिए, तो अब 200 हो गए। हम तो प्लेट के हिसाब से गिनेंगे ना, प्लेट के हिसाब से गिनते हैं शादी में, आदमी की मुंडी थोड़ी गिनते हैं, प्लेट गिनते हैं। ठीक, जितना आया उतना प्लेट खर्चा हुआ करके। समझ में आ गई बात? तो एसोसिएशन होने से, एसोसिएशन से क्या होगा? लोग आपस में जुड़ जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बोलो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव, देखा गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? कम। कैलकुलेशन कितने लोग के हिसाब से? 400। ऑब्जर्व कितना हुआ? 200। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होगा। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अच्छा, मान लो ऐसा केस है, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। 400 लोग आए, 400 लोग खाए, तो जो हमने और जो ऑब्जर्व किया वो दोनों क्या आएगा? सेम। तो तीसरा केस हो गया, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन के केस में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हम लोगों को देखने को मिलता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो अभी तक के हम लोग पढ़ते आ रहे थे, है ना, अनअपघट्य वाले, तो जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एटसेट्रा, इनमें देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं होगा, जो सोचा वही आएगा। बाकी NaCl ले लिया तो टूट जाएगा, HCl ले लिया टूट जाएगा, K2SO4 ले लिया टूट जाएगा, तो सब में टूटेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में ले लिया जुड़ जाएगा। समझ में आया? चलो इसको नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? लिख लिया इधर का? हो गया तेरा भैया? ये लिखेंगे। हो गया क्या बेटा?
बने। चलो आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर आई, वेंट ऑफ फैक्टर आई। आई, ठीक है। ये हम लोग जो हमारा आंसर गलत आ रहा है डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से, उसको सही करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आई बराबर होता है बेटा, स्पैम कॉल था, आई बराबर होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आई का फॉर्मूला, 2 मिनट देखना। डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, बढ़ जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे तो सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गया, सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़ा होता है और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छोटा होता है ना। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डिसोसिएशन होगा, टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े होने जैसे ही एक मॉलिक्यूल है 10 ग्राम का, इसके मॉलिक्यूलर मास कितना है 10 ग्राम। अब मैंने इसको तोड़ दिया, अच्छा अब मैं इधर से भी लिख रहा हूं और इधर से भी लिख रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल हो गए मेरे पास, समझ में आया? एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, कम हो गया ना, 5 ग्राम हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास तोड़ने से मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, छोटा होता जाएगा, तो मॉलिक्यूल का मास क्या होता जाएगा, कम। तो डिसोसिएशन होने से मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, कम, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। समझ में आ गया पक्का, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं अपन लोग एसोसिएशन के। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं इसमें, आई का क्या फॉर्मूला है बोले, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। यहां क्या बड़ा है, ऑब्जर्व्ड बड़ा है, कैलकुलेटेड टूट गया, हमने देखा रे ज्यादा पार्टिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो ऐसे केस में आई इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया पक्का। नाउ एसोसिएशन के केस में चलते हैं, एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन से क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बोलो बढ़ गए कम हो गए, तो आपने देखा 400 लोग को बुलाया था, कितने खाना खाए, केवल 200। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे केस में बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छोटा है और हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, ज्यादा। नाउ आई बराबर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कम है, कैलकुलेटेड की वैल्यू ज्यादा है, कम बटे ज्यादा, आई की वैल्यू क्या आएगी बोलो, आई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन, और यहां आई की वैल्यू क्या आई थी, ग्रेटर देन 1। अब तीसरा केस है, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। बोलो क्या होगा, जो सोचेंगे वही आएगा, मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, अच्छा आई बराबर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन, अगर दोनों सेम होगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर कुछ नहीं होगा जो अभी तक पीछे हम पढ़ रहे थे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से, और एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम। अच्छा एक चीज और देखना, डिसोसिएशन हुआ, मॉलिक्यूल छोटा छोटा हो गया, मॉलिक्यूलर मास, एसोसिएशन होगा, 2 लोग आपस में चिपक जाएंगे तो मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, बढ़ गया। मॉलिक्यूलर मास कम हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां से क्या बोल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास।
तो यहां से हमारा आई का एक और फॉर्मूला आ गया, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, उल्टा आ गया। तो ये भी ध्यान रखना है। समझ में आया भैया पक्का कैसे कैसे हो रहा है? ठीक। डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। दोनों नहीं होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 के इक्वल आएगा। समझ आ गया पक्का? चलो इतना नोट करो फिलहाल। अब फिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कितना है, 1 से कम है कितना है, वो अपन अगली क्लास में निकालेंगे। फिलहाल आप इतना नोट करो। हो गया क्या? हो गया क्या बेटा? हो गया बेटा? लिख लिए सब? हेडिंग डाल के छोड़ेंगे अगली क्लास के लिए। कैलकुलेशन ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ आई की वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आई। ठीक है जी? है? चलो कल इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, आई भी निकालेंगे। तो कल इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, छोड़ना नहीं। ठीक है? चलो छुट्टी।